हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स की पहली इकाई शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युत। ये फिजिक्स की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रखती है। देखते हैं आए स्थिर वैद्युत। हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स क्लास 12th यूनिट फर्स्ट। जिसका नाम है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। या फिर इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। देखिए जरा स्थिर अरे दानेश सर, जैसा कि हमने देखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन स्थिर विराम अवस्था में किया जाता है या स्थिर अवस्था में किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। आइए हम देखते हैं, हमने एक शब्द यहाँ पे नाम लिया है जिसका नाम है आवेश। स्थिर वैद्युत के अंदर दो अध्याय आएंगे। पहले अध्याय का नाम आएगा, हम पढ़ेंगे उसमें विद्युत आवेश। ये हमारी इकाई का नाम है स्थिर वैद्युत। और दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र भी इसी में पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित बहुत से व्यंजक हम करेंगे। विद्युत क्षेत्र, अगला आएगा हमारा विद्युत विभव, फिर आएगा विभवांतर, इसी अध्याय में ये टॉपिक पढ़ना है। और आएगा विद्युत धारिता, अगला आएगा विद्युत धारिता। तो ये तो हमारा अगला चैप्टर है। हम बात करते हैं विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जो है वो किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के कारण वह वस्तु अपने अंदर या बाहर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। ये आवेश की परिभाषा होती है। क्या परिभाषा होती है? कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वस्तु के अंदर, उसे हम कहेंगे विद्युत आवेश। या एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है ना, जिसके कारण वह एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करे, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति में कितने प्रकार के आवेश होते हैं। आवेशों की बात करें तो प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक होता है धनावेश, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं। और दूसरा होता है ऋणावेश। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि किसी वस्तु पे धनावेश कब उत्पन्न होता है और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, किसी वस्तु से अगर रिलीज होते हैं, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पे आता है धनावेश। और कोई वस्तु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या लेती है, लिख सकते हैं, ग्रहण करती है, तो उस पे आता है ऋणावेश। सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस पे आएगा धनावेश, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पे आता है ऋणावेश। तो प्रकृति में केवल दो प्रकार के ही आवेश होंगे, एक होगा धनावेश, दूसरा होगा ऋणावेश। अब आगे देखते हैं हम आवेश के बारे में कुछ और जानते हैं। आवेश के संदर्भ में आपकी बुक में बहुत सा इतिहास दिया गया है कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, नाम कैसे पड़ा या खोज कैसे हुई, है ना। तो उसमें से हम थोड़ा जान लेते हैं कि सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आवेश शब्द का उपयोग किसने किया। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके पहले भी बहुत से वैज्ञानिक आए थे जो अलग अलग बातें उन्होंने कही, लेकिन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश शब्द का उपयोग किया। इसके पहले धनावेश और ऋणावेश को दो नामों से जाना जाता था। एक होता था कांचाभ, हिंदी में कांचाभ कहेंगे इसे, और दूसरा होता था रेजिनी। ये नाम किस तरीके से पढ़ा, आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने से समझ में आएगा कि कांच की छड़ एक होती है आपकी, कांच की छड़, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, किससे, रेशम के कपड़े से, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को कांचाभ कहा। तो उस कांचाभ को ही बाद में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया धनावेश। क्या नाम दिया, धनावेश। इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। और एक होती है आपकी, एक पदार्थ होता है एवोनाइट। एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की ज़्यादा आश्चर्य में नहीं पड़ेंगे, बिल्ली की खाल, या इसको लिख सकते हैं कोई ऊनी कपड़ा ले लेते हैं, ऊन से रगड़ते हैं, कैसे, ऊन से। तो जब भी एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या ऊन से रगड़ा जाता है या उससे घर्षण किया जाता है तो एवोनाइट की छड़ पे जो आवेश उत्पन्न हुआ था उसको कहा था रेजिनी, है ना। तो इसका ही बाद में नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांचाभ को कहा धनावेश और आपका रेजिनी को कहा ऋणावेश, है ना। तो जो पुराने नामों से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, जो वर्तमान में जो नाम यूज किए जाएंगे हम उसी में चलेंगे, जो है आपका धनावेश और ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, है ना। छोटा सा पॉइंट था, बता दिया। अब हम आगे देखेंगे, ध्यान रखना कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो उस पर धनावेश आएगा। जैसे मान लो अपन एक कांच की छड़ का उदाहरण लेते हैं, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। धनावेश क्यों आया, क्योंकि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन निकाले, है ना। और एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल या ऊन से रगड़ा जाता है तो उस पर ऋणावेश आता है। इसका मतलब ये है कि ऊन या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एवोनाइट की छड़ पे आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो देखें आगे, तो एवोनाइट की छड़ पे आ रहा है ऋणावेश, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। तो हमें तो बस सिंपल सी चीज़ याद रखना है, हमें इतने इतिहास से कुछ नहीं लेना देना, पुरानी चीज़ें हैं, है ना, वो पढ़ने से आ जाएंगी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, है ना। तो प्रकृति में दो ही प्रकार के आवेश पाए जाएंगे। जहाँ पे देखो, अब ये पढ़ लेना, जो आपको आ जाएगा जो भी हिस्ट्री दी है। अब आवेश के कुछ गुण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आवेशों के महत्वपूर्ण गुण होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आवेश का जो गुण होगा वो होता है आवेशों की, तो आवेश का मान देखते हैं। सबसे पहले आवेश का मान, कि इसका संख्यात्मक मान क्या रखते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे आवेश का मान देखेंगे,
के गुण के अंतर्गत ही गिन सकते हैं इसको, कि आवेश का मान यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के पर उपस्थित आवेश के मान से लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मान होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर जो मान होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, आवेश का मान। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है वो अपन याद रखेंगे, इसकी संख्यात्मक मान होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम जो सी जो लिखा हुआ है ये आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश की इकाई होती है ना। तो आवेश का SI मात्रक अगर पूछा जाए तो क्या होगा, कूलम, है ना। और संख्यात्मक मान क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जितना होता है वही एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जितना होता है कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, है ना। और इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलम। थोड़ा एडिटिंग हाँ कर दें। तो हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना था, दोबारा से लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी आगे। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित कण है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस यहाँ पे केवल ये बता रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान लिख रहे हैं। अगर हम प्रोटॉन के लिए आवेश का मान लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस की जगह केवल प्लस लग जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि किसी भी परमाणु में जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है, और परमाणु की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। मतलब परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जितना उसमें ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे भी कितना आवेश होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। लेकिन ध्यान रखना यहाँ लगाएंगे प्लस का मतलब यह है कि प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं और माइनस के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि किसी भी वस्तु पर जैसे अभी देखा हमने कांच की छड़ का उदाहरण दिया था, किसी भी वस्तु पर आवेश के लिए उत्तरदायी जो कण होता है परमाणु का वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन नहीं होता, किसी भी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं या ग्रहण किए जाते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को, है ना। अच्छा आप एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जब हम बात करते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी वस्तु उसको ग्रहण कर रही है ना। तो यहाँ पे जब आवेशन की जो क्रिया हो रही है इसको अपन कहते हैं घर्षण विद्युत। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और वो आवेशित होती हैं उसे हम कहते हैं घर्षण विद्युत। और घर्षण विद्युत में ये जानना जरूरी है कि दो कुचालक वस्तुओं को ही रगड़ने पे वो आवेशित होती हैं, दो चालकों को आपस में रगड़ने पर उनमें आवेशन की क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे हमने एक कांच की छड़ दूसरा रेशम का कपड़ा लिया, दोनों की प्रकृति कुचालक होती है। अब कुचालक और सुचालक तो सभी लोग जानते हैं। कुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और सुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जहाँ पे ध्यान रखना है घर्षण विद्युत की व्याख्या हम केवल उन्हीं पदार्थों में करते हैं जो कि जिनकी प्रकृति कैसी होती है, कुचालक होती है। देखें अब आगे यहाँ पे अगर बात करते हैं हम कि हमारे पास दो आवेश हों, धनावेश और दूसरा हो हमारे पास एक और ही धनावेश हो, अलग नहीं ले रहे हम कुछ, या एक ऋणावेश और दूसरा भी क्या हो, ऋणावेश हो। ये दो समान प्रकार के आवेश हमने लिखे हैं, धनावेश और धनावेश। जहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी है कि जब दो आवेश जो होते हैं वो एक बल उत्पन्न करते हैं, जैसे हम विद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जहाँ पे हम स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं तो स्थिर विद्युत में हम उसे स्थिर विद्युत बल कहेंगे। अगली इकाई हम पढ़ने वाले हैं जहाँ आवेश गति करता है, मतलब अगर आवेश का हम विरामावस्था में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे स्थिर विद्युत कह रहे हैं, और अगर आवेश का हम गति अवस्था में या गत्यावस्था में अध्ययन करेंगे तो उसे हम धारा विद्युत कहेंगे। धारा विद्युत मतलब उसमें गतिमान आवेश की हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखें ज़रा,
अगर दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, धनावेश है और धनावेश या ऋणावेश है, तो इनके मध्य जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश हुए, मतलब मान लो कि एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, ये दो अलग अलग आवेश हुए ना, या पहला ऋणावेश मान लो और दूसरा धनावेश मान लेते हैं बिना किसी परेशानी के, तो हमारे पास ये रहेगा कि इन दोनों को भी जो बल लगे, तो विपरीत आवेश में जो बल लगेगा वो होगा आकर्षण बल। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखना है कि दो समान प्रकार के आवेश अगर आपस दो समान प्रकार के आवेशों में जो बल लगता है वो होता है आपका प्रतिकर्षण बल, और दो विपरीत प्रकार के आवेशों में जो बल लगता है वो होता है आकर्षण बल, है ना। आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब समझते हैं कि प्रतिकर्षण मतलब दोनों आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं तो वो प्रतिकर्षण बल होगा, और एक दूसरे को आकर्षित आपस अपनी ओर खींचते हैं तो वो आपका आकर्षण बल होगा। तो प्रकृति में दो प्रकार के बल लगेंगे जहाँ पे, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल भी कहेंगे, एक प्रतिकर्षण बल और एक आकर्षण बल, है ना। आगे देखते हैं आप, ये जो आवेश है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल है प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, इसकी व्याख्या करने के लिए, इसको समझाने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलॉम, है ना। उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। लिख दे रहे हैं यहाँ पे कूलाम, इनके नाम पे ही आवेश का मात्रक है कूलाम का नियम, या ऐसे ही कहते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। इस नियम को पढ़ने के बाद ही हम इस वाली इकाई में आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए जो जरूरी हो जाता है कि इस नियम को आप अच्छे से समझें, है ना, तभी हम आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वैज्ञानिक जो कूलाम थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को समझाया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश हैं, आवेश को सामान्यतः हम Q से दर्शाएंगे। मान लिया पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और दोनों को हमने r दूरी पर पृथक किया या अलग किया हुआ है, r दूरी पर रखा हुआ है ना। तो कूलाम सर के अनुसार कूलाम क्या कहते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने बल तो लगेगा। देखो आप अगर समान हुए दोनों आवेश मान लिए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत आवेश हुए तो आकर्षण बल लगेगा। तो समान आवेश मतलब सजातीय आवेश भी बोलते हैं, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय यानी विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है सबको अच्छे से, है ना। अब देखें आप, तो कूलाम सर ने क्या कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल हो सकता है? प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल। बल को काय से दर्शाते हैं अपन? किस चीज़ से दर्शाते हैं? F से, है ना, F से दर्शाते हैं। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला, यहाँ पे एक चीज़ और अपने को स्पेसिफाई करनी है, बतानी है कि आवेश को यहाँ पे अकेला आवेश नहीं कहना है, यहाँ पे हम बात करेंगे बिंदु आवेश की। कौन से आवेश की? बिंदु आवेश की। एक नई चीज़ आई है, इसको भी थोड़ा समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कूलाम के नियम में। बिंदु आवेश, अभी तक तो हमने केवल नाम सुना था आवेश, अब आ रहा है हमारे पास बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिंदु आवेश आवेश ही है। बिंदु आवेश उस आवेश को कहते हैं जिसका आकार या आमाप, साइज, जिसका आकार जो है दोनों आवेशों की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, या और अच्छे से कहें कि नगण्य हो, उसे हम कहेंगे बिंदु आवेश। बिंदु आवेश से क्या तात्पर्य है? ऐसा आवेश जिसका आकार या इसकी विमा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में क्या होती है? वो नगण्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश, है ना। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं आगे बिंदु आवेश। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, क्योंकि स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं, आवेश तो गति करेगा नहीं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, कौन से बल का, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, है ना। दोबारा सुने कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे हम समीकरण 1 देंगे। और दूसरा आएगा आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं, इसको लिखेंगे F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, ये आएगा आपका समीकरण 2। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ F है, अलग अलग F से अच्छा है कि हम एक बार F लिखें इसको। तो ये हमारे पास कैसा लिखा जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी समानुपात का चिन्ह हटाया जाता है या अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है ना। तो जहाँ पे अगर हम इस समानुपात का चिन्ह हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक निकल के आएगा। उसको हम मान ले रहे हैं कि वो नियतांक आ रहा है K। क्या निकल के आ रहा है, K। तो हमारे पास ये सूत्र कैसा बन जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक सामान्य सूत्र बन गया कूलाम के नियम का। न्यूटन जानते हैं, बल की इकाई होती है ना, ऐसा ही मात्रक होता है बल का न्यूटन। अब देखें हम यहाँ पे K का मान अलग अलग पद्धतियों में हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। मान लो हमारे पास ये K है, इसका मान अगर हम SI CGS पद्धति में देखें, CGS पद्धति में, पद्धतियाँ पढ़ी हुई हैं हमने, मापन की विभिन्न पद्धतियाँ 11th में पद्धति में। CGS का फुल फॉर्म होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो K बराबर 1 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, K बराबर 1 रखा जाता है। अगर इस वाले सूत्र में K की जगह पर हम अगर 1 रखें तो हमारा सूत्र क्या निकल के आएगा, F बराबर K की जगह 1 रखें और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है जहाँ तक हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये CGS पद्धति में, और CGS में बल की इकाई क्या होती है, डायन। क्या होती है, डायन होती है। तो ये अपने पास CGS पद्धति में कूलाम के नियम का सूत्र आएगा। अब इसका आगे हम देखते हैं कि SI पद्धति में क्या सूत्र निकल के आता है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। SI पद्धति में अभी हमने देखा CGS पद्धति में, अब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। SI पद्धति में K का मान कुछ अलग होगा। यहाँ पे स्थिर वैद्युत में K का मान SI पद्धति में होगा, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 और पाई तो आपने देख रखा है। यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको, वो है एप्सिलॉन। इसको पढ़ा जाएगा एप्सिलॉन, या कुछ लोग एप्सिलॉन भी बोलते हैं। और यहाँ पे लगाया हुआ है नॉट या 0। इसका मतलब होता है कि हमने जो निकाय लिया है, मतलब दोनों आवेश जो लिए हैं जिनके बीच जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण या आकर्षण जो भी लग रहा हो, वो निर्वात या वायु में लिए हैं। या तो हमारा माध्यम वायु है या कोई माध्यम नहीं है। अगर किसी माध्यम के लिए लेते हैं तो उसके फिर इधर जीरो नहीं लगाते हम, है ना। तो देखें हम आगे, और इसको बोलते क्या हैं, पढ़ते एप्सिलॉन है, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं हिंदी में। अब देखें यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि निर्वात या वायु के लिए लिख रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि हमारे पास जो कूलाम का सूत्र आया था, सामान्य सूत्र क्या आया था, F बराबर
एक के Q1 Q2 बटे में क्या आ रहा था, R का वर्ग आ रहा था। तो अब इस K का मान यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का वर्ग। और अब इसका मात्रक SI में क्या रखा जाता है, न्यूटन, है ना। CGS में क्या रखा जाता है, डाइन। अब देखते हैं हम निर्वात अब ये तो हमारे पास एक सूत्र निकल के आया है, सामान्य सा सूत्र निकल के आया है कूलाम के नियम का। सभी को अच्छे तरीके से देख लो इसे। क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे देखते हैं हम कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका संख्यात्मक मान याद रखेंगे आप 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका संख्यात्मक मान है, या पूरे का मान अगर रखना चाहें तो ये होगा 9 गुणा 10 की घात 9, इतने पूरे का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये मान रखने के बाद ये मान निकल के आता है। तो अब बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इसका मान भी पूछा जाता है और साथ ही साथ इसकी यूनिट भी पूछी जाती है कि निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता की का मात्रक क्या होगा या उसका संख्यात्मक मान क्या होगा। तो ये तो एक प्रायोगिक मान है, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखें अब जरा मात्रक कैसे निकालते हैं समझ ले जरा, है ना। अपने पास कूलाम के नियम का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें मात्रक लिखना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको तो इस तरफ लिख लेंगे और F को बटे में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई F और Q1 Q2, इस तरीके से सूत्र बन जाएगा। अब सारी की सारी इसको छोड़ के जितनी भी हैं हमारे पास ज्ञात राशियाँ हो गई, और ज्ञात राशियों के हमें सबके ये सूत्र और मात्रक पता है। तो देखें ज़रा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये हमारे पास ज्ञात राशियाँ हैं, देखते हैं मात्रक कैसे रखेंगे। देखो 4 और पाई का तो कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नंबर है, प्योर नंबर है, शुद्ध नंबर है, और पाई क्या है, नियता है ना। तो इनका कोई मात्रक अभिमेय सूत्र होता नहीं है। बल का मात्रक होता है, क्या होता है ऐसा ही मात्रक, अभी लिखा था न्यूटन। क्या लिखेंगे, न्यूटन। आवेश का कूलाम, दूसरे आवेश का भी कूलाम, और दूरी का होता है मीटर, तो वर्ग मीटर। तो कूलाम ना लिख के हम कूलाम का वर्ग लिखेंगे। तो हम इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1, इस तरीके से लिख सकते हैं -2। तो ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, सबको निकालना आना चाहिए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना, सरल तरीका है। एकांक आवेश, कूलाम के नियम के बाद एकांक आवेश इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कूलाम के नियम से ही एकांक आवेश को परिभाषित किया जाता है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि कूलाम के नियम को समझाइए या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को समझाइए तथा उसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो ये बहुत सरल है, देखेंगे आगे हम, सिंपल सा है। हमारे पास कूलाम के नियम का सूत्र है, देखते हैं, अभी निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R निकल के आया था। अब यदि हम माने
कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2। यदि दो आवेश हैं Q1 बराबर है Q2 के, तो दोनों को बराबर मान लेंगे। Q बराबर है मतलब दोनों बराबर परिमाण के हैं, अलग अलग नहीं है। ये भी 5 कूलाम है, ये भी 5 है, ये 10 कूलाम है तो ये भी 10 कूलाम है ना। और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। और दोनों के बीच लगने वाले बल का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन। हम ये उस तरीके से ही परिभाषित करेंगे जिस तरीके से हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित किया था ना। देखें ज़रा, तो हमारे पास सूत्र है कूलॉम के नियम का। F की जगह हम कितना रखें? 9 × 10⁹ इस पूरे का अर्थ ज्ञातक मान अभी बताया था कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे भी Q, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? इसको Q का वर्ग लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और R की जगह पे लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा। अब ये आपको सेम दिख रहे हैं, ये कट जाएंगे। इधर कितना बचेगा? 1, इधर बचेगा Q का वर्ग बटे में 1 लिखने का मतलब नहीं होता। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? Q बराबर √1, और 1 का रूट कितना आता है? वर्गमूल कितना आता है 1 का? 1 आएगा, प्लस माइनस ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या निकल के आया? Q बराबर 1, तो ये आया हमारा एकांक आवेश। तो एकांक आवेश उस आवेश को कहेंगे जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित इस तरीके से करेंगे, यदि दो समान परिमाण के आवेश, दिख रहे हैं ना बराबर लिखे हुए हैं, समान परिमाण के आवेश या समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर स्थित हों और उनके बीच लगने वाले बल का प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो? प्रतिकर्षण बल क्यों बोला? क्योंकि समान आवेश है। प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो? 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। दोबारा सुन लें, यदि दो समान परिमाण के आवेश, समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे हुए हों तथा उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। और इसे ही एकांक धनावेश भी कहते हैं, है ना। तो ये था आपका एकांक आवेश। तो साथ में कूलॉम का नियम और उसके आधार पर हमने एकांक आवेश को परिभाषित किया। अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे विद्युत आवेश के कुछ गुण और विद्युत क्षेत्र। नमस्कार।